नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि ये आईसीआर का क्वेश्चन है, इंडियन एग्रीकल्चर का भारतीय कृषि अनुसंधान के टेक्नीशियन का है। ये देखिएगा 28 तारीख दूसरा महीना 2022 का क्वेश्चन। इसको क्यों लाए हैं कि आप बोलिएगा कि ग्रुप डी का सबसे पहला पैटर्न चेंज है। नहीं, इसको इसलिए लाए हैं कि 28 तारीख दूसरा महीना 2022 के ये हुआ है। एक थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 28 तारीख दूसरा महीना 2022 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और आपका ग्रुप डी कब हुआ था? 18 अगस्त से हुआ था। 18 अगस्त से हुआ था। 18 अगस्त से हुआ था। इससे पहले इसका क्वेश्चन का फरवरी में हुआ, ये अगस्त में हुआ, यानी 6 महीने के बाद। इसको में और दोनों में साइंस का पैटर्न एकदम सेम है और टाइप भी सेम है। देखिएगा, इसको हम प्रूफ देते हैं आपको, इसीलिए हम लाए हैं कि इससे पहले पूछा चुका है। सब बोलते हैं कि ग्रुप डी में ही पैटर्न और एनसीईआरटी से पूछा था और पहला पैटर्न चेंज है। नहीं, इससे पहले इसको में एकदम हूबहू मिलेगा आपको। देखिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन साइंस का करते हैं। इसको मैथ था, रीजनिंग नहीं था, जीके था। देखते हैं। देखिए, पहला साइंस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। सभी कायिक मानव कोशिका कौन होता है? कायिक कोशिका कौन होता है? जो शरीर का निर्माण करता है वो कोशिका। तो आप जानते हैं कि 22 जोड़ा होता है जो शरीर का निर्माण होता है और एक 23वां जोड़ा है जो लिंग निर्धारण करता है। तो यहाँ तक हुआ। सभी कायिक मानव कोशिका में केंद्रक में डीएनए की मात्रा समान होती है। सभी शरीर में कायिक कोशिका में डीएनए की मात्रा, और डीएनए कहाँ रहता है? कोशिका के केंद्रक में होता है। उसका मात्रा बिल्कुल समान होता है। कोशिका के अंदर में डीएनए होता है, कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है। इसका मात्रा समान होता है। बिल्कुल सही पहला है। और 4 बता देते हैं। ये तो पहला आपको आंसर रिस्पॉन्स शीट में तो मार दिए। अब आगे देखते हैं इसमें काहे गलती है। मस्तिष्क का आकार बढ़ने पर, मतलब माइंड, दिमाग बढ़ने पर मानव मस्तिष्क कोशिका में डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है। कब? आकार बढ़ने पर नहीं। कब डीएनए की मात्रा बढ़ेगा? जब किसी को वृद्धि होगी, कोशिका के वृद्धि होगा, यानी कोशिका के संख्या में वृद्धि होगा, तब डीएनए की मात्रा बढ़ेगी, न कि आकार पर निर्भर। कोशिका में डीएनए आकार पर निर्भर नहीं करता है, ये कोशिका की संख्या पर निर्भर करता है। ये गलत हो गया। तीसरा देखिएगा, सभी मनुष्य, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर आप इतना लेवल नहीं है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। देखिएगा कैसा क्वेश्चन है। सभी मनुष्यों के शरीर में मानव शरीर में डीएनए की मात्रा समान होती है। बोल रहा कि सभी मनुष्य के शरीर में डीएनए की मात्रा समान होती है। कैसे समान होता है? देखिएगा, कुछ होता है तो इस तो 22 को कायिक सब के रहेगा, लेकिन आप जानते हैं कि 100 किसी में एक जोड़ा ज़्यादा होती है, किसी में गुणसूत्र कम होता है, कोई में ज़्यादा हो जाता है, जिसे पटाउ सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। ये सब की मात्रा अलग अलग हो जाती है कुछ आनुवंशिक गतियों के कारण, यानी आनुवंशिक गलतियों के कारण। ये गलत हो गया। और सभी मनुष्य शरीर की डीएनए की मात्रा समान होती है, बिल्कुल गलत हो गया। सभी मानव की कोशिका ठीक है। केंद्रक में मानव के कोशिका है, उसका केंद्रक में कुछ होता है, डीएनए की मात्रा समान होती है। तो केंद्रक में सभी कोशिका केंद्रक में डीएनए की मात्रा समान कैसे होता है? अब जानते हैं कि कोशिका आरबीसी है, उसका में केंद्रक होता है? नहीं होता है। तो यहाँ कहाँ हाइयन है, तो डीएनए कहाँ से? केंद्रक हाइयन है और केंद्रक में डीएनए होता है।
केंद्रक में डीएनए होता है तो केंद्रक के ना तो डीएनए कहाँ से होगा। यानी एक कोशिका ऐसा आरबीसी जिसको में केंद्रक नहीं होता है, इसको अनुसार एक गलत हो गया, मतलब तीनों गलत, बिल्कुल एक सही हो गया। इसका देखिएगा अब कितना मस्त लगा। अगर आप इसको चाहते इक्के क्वेश्चन बना, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बना कि डीएनए कहाँ होती है, कोशिका के कहाँ होता है, डीएनए सबसे छोटी इकाई है, कब असमानता होती है, ये सब हो गया। इसी में पटाउ सिंड्रोम हो गया। अब देखिएगा ये मस्त क्वेश्चन, अगर आप इसको देखिएगा तो कम से कम इसको 5 मिनट आपको डिस्कशन करवाएंगे, देखिएगा एकदम समझ में आ जाएगा और आपको समझ में आएगा और आप ये ऐसा क्वेश्चन बना सकेंगे क्योंकि फिजिक्स का टाइप सेम होता है। देखिएगा बोल रहा है क्रमशः 5 डायोप्टर 4 डायोप्टर वाला 2 लेंस L1 और L2 ऊर्ध्वाधर तल से एक दूसरे के समांतर है। यानी 2 गो लेंस है, एगो ये हो गया जिसका L1 नाम है, ऊर्ध्वाधर रूप से माने क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है। एक है L2, काबरा L2 है, काबरा L2 दो समांतर है जिसकी बीच की दूरी कितनी है एक दूसरे के समांतर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रथम के L1 के कितना 5 डायोप्टर इसका पामर है, 5 डायोप्टर इसका है L1 के, और इसका कितना है 4 डायोप्टर इसका पामर है, यानी पी देल है। चलिएगा फिर आगे का हो रहा है, व्यवस्थित किया गया। एक वस्तु की लेंसों के उपनिष्ठ अक्ष के लंबवत एल के बाएं, एक वस्तु को लेंस के उपनिष्ठ अक्ष मतलब एक ही अक्ष, तो यह एक ही अक्ष, उपनिष्ठ मतलब दोनों के एक ही अक्ष है, बिल्कुल अच्छा एक ही है। लंबवत रूप से L1 के बाएं ओर, L1 ही है, L1 के लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, के 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कितना सेंटीमीटर है 40, तो ये फोकस हो गया, फोकस है 40 सेंटीमीटर, माने वस्तु यू के कहाँ है यहाँ पर, ये कोई वस्तु है, ठीक, वस्तु यहाँ रखा गया, वस्तु है। मूल बिंदु वस्तु यहाँ है और अंतिम प्रतिबिंब के बीच की दूरी, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी बीच की दूरी क्या होगा, यानी दूरी क्या है से पूछ रहा है। ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है कहाँ होगा। चलिएगा अब इसको हम बनाते हैं। देखिएगा ये वस्तु है तो इसको U बराबर कितना आ गया, U बराबर कितना -40, हमेशा फोकस लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, हमेशा वस्तु दूरी माइनस में होती है, माइनस में हो गया। यह उत्तल है तो उत्तल का फोकस दूरी प्लस में होगा, प्लस में। 5 डायोप्टर है तो इसको F निकालेंगे तो कितना आएगा, F निकालिएगा तो कितना 100 से भागा देंगे, 100 में भागा देंगे कितना से 5 से, यानी F कितना आ गया 20 आ गया, मतलब F कितना आ गया 20, इसका F कितना आ गया 20, पहला का 20 हो गया और दूसरा का कितना हो जाएगा, 4 डायोप्टर है तब सेंटीमीटर में 100 हो गया और 4 से भागा देंगे तो कितना आ गया ये 25 सेंटीमीटर। ये दोनों का फोकस हो गया, पहला का 20 और दूसरा का 25। अब निकाल दीजिए पहला का वस्तु दूरी, यहाँ से वस्तु दूरी यानी प्रतिबिंब दूरी निकालिए, तो 1/v माइनस 1/u, लेंस का सूत्र है 1/f। देखिएगा इसको हमको प्रतिबिंब निकालना है तो इसको हम प्लस में रख लेते हैं 1/v, क्योंकि माइनस प्लस में आपको दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी सब बनाने आता है लेकिन माइनस प्लस में सब कोई गलत कर देते हैं, तो इसको 1/v कर दिए, ये माइनस में तब प्लस में हो गया 1/u हो गया, 1/u प्लस 1/f। अब इसको लगा दीजिए कितना हो जाएगा 1/v हो गया। अब इसको बैठाइए कितना हो जाएगा 1/v कितना है, 1/u कितना है, u कितना है -40 और f कितना है, f तो पॉजिटिव में होगा क्योंकि उत्तल लेंस है पॉजिटिव में, तो 1/20 1/20 f है 20 हो गया। अब इसको लीजिएगा एलसीएम तो कितना आ जाएगा 40, एलसीएम लीजिएगा तो 40 आ गया, इसको कीजिएगा तो कितना -1 और इसका +2 तो -1 चल गया, 2 में से 1 गया, तो v बराबर कितना आ गया, v बराबर कितना 1/40 यानी 40 आ गया।
कहाँ पॉजिटिव में आया, तो अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर ही बन रहा है 40 पर। 60 है तो 40 पर यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। अब दूसरा से निकालिएगा 40, तो इसका कितना दूरी पर अभी है, तो यू दूरी अब यहाँ पर ही हो गया यू। अब इसका प्रतिबिंब वस्तु दूरी कितना हो गया, 20 हो गया, क्योंकि यहाँ से बनाया पहलका लेंस से तो यहाँ टकराया। अब इसको 40 पर है, फोकस 40 के दूरी पर पॉजिटिव में है, ये 60 था तो 20 हो गया। 20 इसको समझिएगा आसानी से आप देखिएगा। अब इसको हम मिटाते हैं, उसको बाद बताते हैं आपको, मिटार के बताते हैं। देखिएगा अब इसको मिटाते हैं। अब कितना था, इस 60 के दूरी पर था, 60 के था 40 आ गया, तो यहाँ पर ये 40 पर दूरी पर था, ये इसको फोकस से कितना आ गया, 60 टोटल था, तो इसका कितना पर 20 पर आ गया, 20 पर आ गया, 20 पर आ गया। अगर आपको डाउट होता था फिर दोबारा देखिए, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आई 40 पर पहले वस्तु था, वस्तु 40 पर था, इसका एफ निकाल लिया था ना, कितना था 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ही वस्तु हो गया। अब यहाँ से निकालिए इसको 1/v 1/u कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में लिख देते हैं तो आसानी होगा। 1/f आ गया, तो 1/v बराबर यू कितना हो गया, माइनस में हमेशा लेंगे तो -1/20, और ये पॉजिटिव में होगा तो 1/25, 1/25, तो 1/v बराबर कितना आ गया, एलसीएम 100 हो गया, और -20 है तो -20 यानी माइनस में 5, और 25 चौके 4 प्लस में 4, तो 1/v बराबर कितना आ गया, -100 हो जाएगा। -5 में से 4 गया तो माइनस में, तो यानी v बराबर कितना आ गया, -100। तो मैंने अब कहाँ वस्तु बनेगा, -100, तब -100 किसका होगा, इसका -100 कितना होगा, ये लेंस L2 के आया, तब माइनस में कहाँ बनेगा, इस 100, इसका माइनस इधरे में है तो माइनस इस 60 हो गया, 60 यहाँ तक और फिर 40 यानी 100, तो जहाँ प्रतिबिंब था फिर वहीं वस्तु बन गया, प्रतिबिंब वहीं पर बना जहाँ वस्तु दूरी था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो गया। तब वस्तु और अंतिम प्रतिबिंब फिर वहीं चल गया -100 के पास, तो वहीं पर चल गया तो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको देखिए, क्वेश्चन ए लेवल क्वेश्चन का था। अगर आप समझ में आता तो बहुत हल्का था, मात्र 1 मिनट में बना लेते हैं, सेकंड में नहीं कर सकते हैं। कोई बोलते सेकंड में बना देंगे, बस टिकटिका दिए, ये सब नहीं चलेगा। अब वो ऐसा नहीं रहा। अब देखिए इसको टिकटिका दीजिएगा। पीलिया जॉन्डिस के कारण हो सकता है, किसके कारण, वायरस के कारण, वायरस का ये हल्का क्वेश्चन था। बैक्टीरिया के कारण कुछ होता है, टीबी होता है, पिट्यूस होता है, काली खांसी होता है, ये सब होता है। कुपोषण के कारण यानी प्रोटीन के कमी से कुछ होता है, क्यूरोसिस होता है बच्चा में। दोषपूर्ण जीन के कारण सिंड्रोम के होता है, पटाव इसम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा का बाद देखिए चौथा नंबर देखिएगा। अब हल्का क्वेश्चन आ गया। वस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को विभाजित किया था। अरस्तु ने कितने में विभाजित किया, 3 गोला में। कौन कौन, वायवीय मतलब जो हवा में रहता है, दूसरा जल में रहता है, और तीसरा स्थल में मतलब भूमि पर रहता है। और द्विब विभाजन किसने किया था, कार्लिनियस ने किया था। कार्लिनियस ने द्विब विभाजन किया था। 5 विभाजन किसने किया था, आर्च विटेकर ने किया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 के बाद देखिएगा। 5 नंबर, ये तो आप कहिएगा वाह वाह, ये तो सेकेंडों में हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, सब सेम मिला जुला के होता है, कहाँ कम लेगा कहाँ ज़्यादा लेगा। चिपकन दल तो आप 10वीं से पढ़ रहे होंगे। चिपकल दल था जिसको सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। चिपकन दल का उद्देश्य इनमें से किससे था, तो ये उष्टकान कंपनी ने लकड़ी की कटाई से था, भेड़ चराने से था, बिल्कुल गलत। चमड़ा के उद्योग से नहीं, स्थानीय लोग का वन अभ्यारण्य का निष्काती, मना स्थानीय लोग थे उसको अभ्यारण्य से निकाला जा रहा था, नहीं, ये पेड़ कटाई से लिया था। उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। सब काट रहे थे जिससे वो एक दूसरा आदमी पेड़े में चिपक जा रहा था, इसे चिपके आंदोलन कहते हैं। ये किसको द्वारा नीति किया गया था, चिपके आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। 5वां के बाद देखिएगा, चौथा के बाद देखिएगा कितना था, 5वां हो गया। छठा देखिएगा,
कोशिका की उपस्थिति के कारण जलरोधी होता है। किसके कारण? सुबेरिन के कारण। सुबेरिन के कारण सेलुलोज कोशिका भित्ति बनी होती है, उसका भित्ति होती है। लेलिन यानी वसा ज़्यादा होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा के बाद देखिएगा, छठा के बाद अब हल्का हल्का क्वेश्चन है। सातवां देखिएगा, सातवां देखिएगा। ताप पर 250 ग्राम जल के 298 के पर केल्विन पर 250 ग्राम जल के, यानी 250 ग्राम जल है, 250 ग्राम जल है के 62.5 ग्राम चीनी घोला जाता है। 62.5 ग्राम चीनी घोला जाता है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि आप मतलब 298 के कितना हो गया? 273, कितना 298 से 73 घटाइए तो कितना आ जाएगा? यानी 5 और 2 25 डिग्री सेल्सियस है। 25 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म करते हैं इतना जल 250 ग्राम, तो 62 ग्राम चीनी कितना घुलता है? 62.5 ग्राम। तो इस ताप पर, ताप निश्चित है, जल के विलेयता कितना होगी, मतलब पर ग्राम कितना होगा? तो 1 ग्राम मतलब जल में कितना घुलेगा? तो 1 ग्राम पानी में कितना घुलेगा? 1 ग्राम के देखिएगा कितना घूमेगा। मान लीजिए 250 ग्राम है, तो इसको एक ग्राम के कितना करेंगे? तो 250 से भागा देंगे तो 1 ग्राम हो जाएगा ना। और इसको भी 250 से भागा दे देंगे, 250 ग्राम से इसको भी भागा दे देंगे 250 से, तो यानी कितना? 1 ग्राम हो गया। 1 ग्राम हो गया। 1 ग्राम में कितना चीनी? और 250 से भागा दिया तो कितना आ गया? 62.5 है, इसको एक और जीरो बैठा देंगे तो 250 हो जाएगा। 250 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से अब 25 6 का 25 से, और एक नीचे था देखिएगा, मैंने ये 62.5 है, 62.5 है और 250 से भागा देना है, 250 से भागा देना है, 250 से भागा तो ये पॉइंट है तो 1 जीरो नीचे बैठा देंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में? ये 25 बार में आ गया 25, और नीचे कितना है? 100, नीचे हो गया 100 और 2 जीरो के बाद बैठा दीजिए, यानी 25.2 ग्राम। आप तो मैं जान ही करते हैं 25.2 ग्राम। 1 ग्राम में कितना? इसे एकक नियम से बना सकते हैं कि 250 ग्राम बराबर 62.5 ग्राम। तो इसलिए 1 ग्राम बराबर कितना? 62.5 बटा 250। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां के बाद देखिए 8वां नंबर। एक क्वेश्चन देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा साइंस में कि आप हिल जाइएगा। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है, अगर आप पढ़े नहीं हैं, आप पढ़ते हैं बल के ऐसे मतलब न्यूटन, हाफ एमवी स्क्वायर, तो ये वीडियो नहीं देखिए। एक बेलनाकार तार ए बी की सामग्री से बने 3 भागों के ए बी सी डी और डी बी से बना है। इसके अनुप्रस्थ एगो कोची है, बेलनाकार तार है ए से बी तक जिसको मैं 3 भागों में बांटा गया है। ए सी है, ये ए सी हो गया, ये ए सी हो गया, ए सी सी डी हो जाएगा, ये सी डी हो गया, सी डी, और एक डी बी, ये 3 रंगन के हो गया। जिसके अनुप्रस्थ काट के त्रिज्याओं भिन्न है, मतलब कहूँ मोटा कहूँ पतला है। ये ऐसे है, मान लीजिए पतला है, ये मोटा है, ऐसे मतलब क्षेत्रफल अलग अलग है। इसको कितना? ए सी का कितना है? 2R है, और सी डी का कितना है? 3R। देखिएगा यहाँ सी 2R और 3R, यहाँ 3R है, और कितना है? डीबी कितना है? 4R है। तो माना कि इस श्रेणी क्रम में जोड़ा है, V1 V2 और V3 है। तो आप जान ही रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ा है तब वोल्टेज अलग अलग होगा, धारा समान होगा, ये तो आप भी जानते हैं। तो क्रमशः ए सी डी और डी बी के सिरों का विभवांतर होगा तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मतलब ए सी के और सी डी के और डी बी के तीनों का विभवांतर कितना होगा? तो आप जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए होता है। तो आर निकाल देंगे पहले सबके, तो आर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? ये है तो इसको बेलनाकार है तो ये क्षेत्रफल होता है, तो पायर स्क्वायर लगाइएगा बेलन के, तो पायर स्क्वायर हो जाएगा। पायर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ये
1/4 r²। ये कितना हो जाएगा 1/9 r²। एल तो सबके समान है, लंबाई समान है तीनों के। और इसका कितना हो जाएगा 1/16 r²। अब कहेगा इतना है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो आर कितना आ जाएगा। इसको मान लीजिए ये कितना एलसीएम इसको हो जाएगा। इसको एलसीएम कितना 1/4 है, 1/4 है, 1/9 है और 1/16 है, 1/16 यही ना है। आर आर हटा दिए इसको में, क्योंकि आर कॉमन हो जाता है। तो इसका एलसीएम कितना 4×4×9 हो जाएगा। तो देखिएगा 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो इस कितना हो गया 36 हो गया, 36 रेशियो। ये कितना हो जाएगा, इसको में 9 कट गया तो ये 16 हो गया, 16 हो गया। और ये 16 कट गया तो 9 हो गया। तो किसका हो गया आर के हो गया, आर के। अब पूछ रहा बी मानता है। अब जानते हैं कि भी बराबर आई आर होता है, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आई तो सब समान होगा, तो आर जितना होगा उतना ही समानुपाती हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। V1 कितना 36, 16 और 9। इन्हें कहिएगा कि आर था वही हो गया, नहीं। आई इसको में श्रेणी क्रम में था तो आई तो समान सभी में समान होता है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, और समांतर में अलग अलग होता है, इसी अनुसार हो गया। ये कांस्टेंट हो गया तो इसको समानुपाती सीधा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद देखिएगा। 8 के बाद देखिएगा 9 नंबर। 9 नंबर देखिए, ये भी देखिएगा तो एकदम ग्रुप डी के आपको करवाएंगे, एकदम हूबहू मिलेगा। इसको हम 20 सेट है, 20 सेट है। अगर आप कहिएगा तो पूरा हम करवा देंगे। इससे आपको कम से कम 1000 का 3000 क्वेश्चन मिलेगा 500 क्वेश्चन से। दो तत्व ए और बी दो अलग अलग जारों में हवा में जलाया गया। ए और बी दो गो तत्व है, ए है और एगो बी है, दोनों को हवा में जला दिए। ई तत्व था, इसको हवा में जला दिए, इसको भी हवा में जला दिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया, हवा में जला दिए। इसके जलने से उत्पन्न हुई राख दो अलग अलग बिलियन में जो राख है इसको से निकला, अलग अलग बिलियन के पानी में मिला दिया गया। चलिएगा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा करके आपको समझाते हैं। दोनों के ए था और बी था, दोनों को जला दिया गया, फिर पानी में मिला रहा है, पानी में मिला दिए, पानी मिले। यहाँ तक अभी कुछ ना समझ में आ रहा है कि राख को दो अलग अलग बिलियन बनाने के लिए पानी में मिला दिया जाए, ये भी नहीं समझ में आया। चलिए यहाँ तक गोल है। दोनों बिलियन को लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ समझिए, दोनों बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को कौन करता है, अनिल हो गया। तो ये तो आम्ल का नीला के लाल करता है, और ये कहाँ कर रहा है, लाल को नीला कर देता है, ये क्षार होगा। तो ये भी क्षार होगा और ये भी क्षार होगा। यहाँ तक पता चला कि कोई क्षार है, क्योंकि लाल को नीला कर देता है, ये क्षार हो गया। यहाँ तक चला, फिर आगे चलिएगा, ये पता चला कि क्षार है। साथ ही तत्व ए और बी को तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर, मतलब ये था क्षार, इसको HCl से अभिक्रिया करवाएं, इसको भी अभिक्रिया करवाएं, HCl से कराएं, और इसको भी HCl से करवाएं। तो तत्व एक रंगहीन गैस के बुझबुझाहट दिया। ये था, ये जो बुझबुझाहट देने लगा उत्पन्न करता है, जबकि बी अभिक्रिया नहीं करता है। तो ए और बी के निम्न में कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा ये क्षार रहा, तो अब जानते हैं कि अम्लीय ऑक्साइड बना, अधातु अम्लीय ऑक्साइड और धातु क्षारीय ऑक्साइड देता है। तो इस क्षारीय यानी धातु होगा, जिसे सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा। ये तो आप जान गए होंगे, मैग्नीशियम पोटेशियम होगा, ये आप जान गए। अब इसको से बनाइए। अब क्रिया नहीं किया, एक मतलब ये थोड़ी हो गया। मान लीजिए बोला ए अभिक्रिया किया और ए और बी अभिक्रिया नहीं किया, तो अब इसको देखिएगा क्या होगा। ए अधातु और बी अधातु है, नहीं, ये तो सब क्षारीय बनाया। तो ए और बी दो अधातु कैसे होगा, पहला गया बोड़ा में। दूसरा देखिए क्या हो रहा है। BSO4 के जलीय विलयन को एक के बने कंटेनर को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। सुरक्षित संग्रहित यानी ये कटा हुआ है, हाँ देखिए। बी को SO4 के जलीय विलयन को, तो ये अम्लीय कह रहा है, SO4 को जो अम्लीय है तो जलीय विलयन कैसे हो जाएगा, अम्लीय कभी बन ही नहीं कहेगा, यानी बी भी गया। तीसरा देखिए,
ये धातु है, ये तो बिल्कुल धातु है, क्षारीय, तथा ये धातु है। कैसे? दोनों नीला को लाल, अच्छी लाल को नीला कर दिया, लाल को नीला, तो दोनों तो क्षारीय, तो क्षारीय कब बनाता है? धातु बनाता है, तो ये भी बोड़ा में चल गया। अब तीसरा देखिए, चौथा देखिए लास्ट में, ए और बी धातु है, बिल्कुल सही, ए बी धातु है क्योंकि क्षारीय दिया था, तथा ए और बी से अधिक का भी क्रियाशील है। ए क्योंकि रिएक्शन किया तो ये रंगदार हो जाएगा, लड़ गया, ए तो रंगदार हो गया, किससे? बी से। बी से अभिक्रिया ज़्यादाशील था, ए था, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया। पहले यहीं से आप धर सकते हैं, काहे यहाँ से कि लाल को नीला कर दे रहा था, तो ये तो क्षारीय के बातें करता। अब क्षारीय पर जाते और कहते कि नहीं क्षारीय है, एक मतलब ये धातु होगा, सीधा बात, यहाँ से आप दिमाग लगा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए वही बात है, क्षारीय अम्ल से है। एक पदार्थ एक स्वाद में कड़वा है, स्वाद में कड़वा, स्वाद में कौन होता है? अम्ल के क्षार, तो कहिएगा नहीं सर क्षार होता है, क्षार होता है, क्षार होता है स्वाद में कड़वा। और सामुन जैसे अनुभूति देती है, बिल्कुल देती है, सामुन जैसे सुगंध देती है। यह पानी में घुलनशील है, तब पानी में घुलनशील कौन कौन है? क्षार है, तो धातु होगा, और धातु होगा तो कौन? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना एंटासिड, ये पानी में घुलनशील हो गया, ये धातु हो गया, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कौन सा कथन एक्स के बारे में सत्य है? एक क्षारक नहीं बल्कि क्षार है, क्षारक नहीं कहते, क्षार नहीं कहते, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षारक नहीं है, क्षारक है, बिल्कुल गलत। एक्स क्षार नहीं है, न कैसे क्षार है, धातु है तो क्षार है ये है, बल्कि क्षारक है, ये भी गलत हो गया। एक क्षारक भी है और क्षार भी है, एक क्षारक भी है मतलब बेस है, बेस क्योंकि क्षार है, एक का है कड़वा बना रहा है, तो एमजी हाइड्रोक्साइड कोची हो गया, क्षार हो गया। और क्षार भी है मैंने एल्काली, एल्काली कौन कौन है? एगो क्षारीय धातु होता है, क्षारीय मृदा धातु होता है, एल्कली मेटल होता है, और एल्कली अच्छी अर्थ मेटल होता है, और एक एल्कली धातु होती है, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु होती है, तो ये तो कौन है? क्षार भी है, यानी पोटेशियम सोडियम कौन है? क्षार है, और एल्कली ग्रुप के यानी फर्स्ट एक के क्षारीय धातु कहते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक परवल यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एक परवल अम्ल, अम्ल की तो बात नहीं, कड़वा हो गया तो पल्ला ही चल गया कुप्चा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां के बाद देखिएगा 11 नंबर देखिएगा। एक वस्तु अवतल दर्पण की अक्ष पर वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में एक बिंदु पर रखा गया, कहाँ रखा गया? देखिएगा, एक लेंस था, एक दर्पण था, कौन? अवतल, तो ये हो गया कोची पी हो गया, अवतल दर्पण की बात किया तो एफ हो गया, पी हो गया, एफ हो गया, और सी हो गया इन्फिनिटी। आप जानते हैं कि इन्फिनिटी पर रहेगा तो एफ पर बनेगा, एफ पर, इन्फिनिटी और सी के बीच में रहेगा, यहाँ एक पर होगा तो यहाँ एफ पर बनेगा, एफ अनंत और सी के बीच में रहेगा, दो तो वस्तु यहाँ 2 पर बनेगा, 3 पर रहेगा तो वस्तु के बराबर बनेगा, 3 पर बनेगा, 4 पर रहेगा तो वस्तु कहाँ बनेगा? यहाँ पर ही बनेगा, इन्फिनिटी और इसको बीच, तब बोल रहा है। यहाँ देखिए सी और एफ के बीच एक बिंदु पर रखा जाए, सी और एफ, तो सी ई हो गया और एफ के बीच, तो यहाँ रख रहे हैं 4, तो 4 कहाँ बन रहा है? सी के परे बन रहा है, सी के परे, यानी सी और इन्फिनिटी के बीच, तो अनंत पर नहीं, अनंत पर कब बनता? जब एफ पर आता तो अनंत पर बनता। एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच, एफ सी वहीं रहेगा, वहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा। सी के परे बिल्कुल सही, अगर सी और इन्फिनिटी के बीच रहता तो वो सही हो जाता, और सी के परे मतलब सी के बाद बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दर्पण के पीछे कब रहता? एफ और पी के बीच होता, तब होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हल्का क्वेश्चन था। अब देखिए 12 नंबर देखिएगा। साधारण नमक, चौक पाउडर और कपूर पाउडर मिश्रण घटकों को अलग करने के लिए कौन सा प्रक्रिया का सही क्रम है? एक कोची है? नमक है, एक नमक है, एक कपूर है, एक चौक पाउडर है। चौक पाउडर तो का करेंगे? पहले कपूर है तो कपूर आप जानते हैं कि उद्रपातन है, नेप्थिलीन हो गया, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब उद्रपातन है, तो पहले उद्रपातन कर देंगे तो ये कपूर चल जाएगा, कपूर चल गया।
उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद घोल देंगे, घोलेंगे। अब घोलेंगे तो चौक नीचे बैठ जाएगा, घोल देंगे इसको में तो चौक कोची होगा, चौक कोची होगा, नीचे बैठ जाएगा। चौक नीचे बैठ जाएगा तो चौक नीचे बैठ जाएगा तो उसके बाद क्या करें, निस्पंदन, यानी पहले घोलेंगे जल में, घोलने के बाद कोची होगा, ये चौकवा है जो पनिया में नीचे बैठ जाएगा। जो जो निस्पंदन फिर करेंगे, निस्पंदन मतलब जो भारी पदार्थ है वो जल के नीचे बढ़ जाती है और जो नहीं होता है वो ऊपरे रहता है, जो मतलब घुलने वाला नहीं है ऊपर रहता है। तो क्या होगा, ये चौकवा को नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इसको बाद छान देंगे, इसे टेढ़ा करके इसको टेढ़ा कर देंगे और बाल्टी से निकाल लेंगे तब पनिया निकल जाएगा। पनिया निकल गया, पनिया निकल गया और नमकवा निकल गया। ठीक, नमक निकल गया। अब नमक को हम गर्म कर देंगे, पानी को गर्म करेंगे तब पानी वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिट्टी के तेल में विलय करेगा, तेरी के मिट्टी के तेल में से क्या फायदा होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको बता दें कि इसको मैं 12 वो क्वेश्चन कराएं, 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन था, इसको मैं आपको 12 को करवाएं क्योंकि भारी क्वेश्चन था। अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो 12 क्वेश्चन लगभग आपको 30 क्वेश्चन से ज़्यादा के बराबर होगा। अगर आप अभी तो अलग है, क्वेश्चन बढ़ाना अलग बात है, लेकिन आपको दिमाग खुलेगा, इससे दिमाग खुलेगा और पता चलेगा अभी के पैटर्न क्या पूछ रहा है। और लेटेस्ट पैटर्न पर जल्द ही आपको शुरू करने वाला है। अगर ये CGL में पूछा गया है, CSL में पूछा गया है, जो मतलब इस बल के अंदर न्यूटन नहीं पूछा, भारी क्वेश्चन, उसका आपको डिस्कशन करवाएंगे। अगर आप देखते हैं तो पार्ट टू इसका कब आ जाएगा, फिर संडे के आएगा, संडे के मज़ा लीजिए और आराम से पार्ट 2 भी फिर संडे के ही आएगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए।